तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि आपके अपनी इस प्रखर टू क्राइम की फैमिली में 5000 लोग शामिल हो चुके हैं। यानी अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो 5000 सब्सक्राइबर बेस का जो एक माइलस्टोन होता है वो आपने पार कर लिया है और अपने चैनल पे प्रखर टू क्राइम पे 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। सच कहूँ तो इस खुशी में जितना हकदार या फिर जितना मालिकाना हक मेरा बनता है, इससे कई गुना ज़्यादा आपका बनता है। क्योंकि जितनी बार मैंने अपनी उम्मीदों को छोड़ा, जितनी बार मैं निराश हुआ, जितनी बार मैं हताश हुआ, आप लोगों ने जिस कदर मुझे संभाला। अगर कोई दिक्कत होती है या फिर कोई बात होती है, जब मैं टूट के आपसे कहता हूँ कि शायद वीडियो में दम नहीं है या फिर कोई और बात है, तो कहीं ना कहीं आप लोग तुरंत मेरे सामने आके खड़े होते हैं, हाथों से हाथ मिला के खड़े होते हैं, कंधे पे उठा के बैठाते हैं और कहते हैं कि भाई तू मेहनत कर, तेरे साथ हम लोग खड़े हैं, तू सही दिशा में जा रहा है। और जब आप लोग ये बात बोल देते हैं तो कहीं ना कहीं, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि आपके एक लाइक से, आपके एक कमेंट से मुझे ग्लूकोज मिलता है कल मेहनत करने के लिए, कल की वीडियोज़ में और अच्छी रिसर्च करने के लिए। तो आपने जीरो से ला के मुझे 5000 तक कब पहुँचा दिया। कायदे से कहूँ तो मुझे पता ही नहीं चला कि देखते ही देखते अपनी गलतियों को सुधारते सुधारते हर वीडियो में प्रयास यही रहता है कि पिछली कमी को दूर करें। और अंत में आज 5000 हो गया। आप सबका ऐसे ही प्यार रहा तो शायद आने वाले टाइम में 5 लाख हो जाए। लेकिन ईश्वर से यही प्रार्थना है कि चाहे 5000 हो चाहे 5 लाख हो, आपका जो ये प्रखर है आपके साथ ऐसे ही बना रहे। ईश्वर हिम्मत दे, आप लोग के आशीर्वाद से ताकत मिले कि डेली मैं कहानियाँ लेके आऊँ, सही दिशा में काम करूँ, कभी जात मत मजहब या फिर अपना पर्सनल ओपिनियन कहानी और सत्य और न्याय के बीच में ना लाऊं। बस यही आशीर्वाद दीजिए। और सीधा सीधा चलते हैं, आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की जो कहानी है, ये कहानी साल 2022 की कल्याणपुर, जो कि कानपुर में एक जगह है, वहाँ पे घटी एक घटना की है। दरअसल कल्याणपुर में एक परिवार, जिसके मुखिया पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस में एक आला दर्जे के अफसर रह चुके थे, जिसका बेटा ऋषभ तिवारी एक ठीक ठाक बिजनेस करता था, लाखों करोड़ों का कारोबार था। पिता अलग रिटायर हुआ था, जो बेटा था उसके पास भी लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी थी। बस दिक्कत एक थी कि जो ऋषभ था उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, शादी विवाह हो नहीं रहा था। या फिर यूँ कहें कि ऋषभ अपने काम में, अपने धंधे में, अपने बिजनेस में इस कदर बिजी रहता था कि कभी शादी विवाह का ख्याल ही नहीं आया। उसके दिमाग में था कि एक बार खुद को इस्टेब्लिश कर लें, ठीक ठाक धंधा बना ले, ठीक ठाक पैसे कमा ले, तो फिर शादी कर लेंगे। समय बीतता गया, ऋषभ की उम्र भी बढ़ती गई। धीरे धीरे कानपुर में वैसे भी प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा फैला है, तो ऋषभ के बाल वगैरह भी पक गए। ऋषभ की उम्र जब 36 साल की हुई तो मानो वो 50 साल का बूढ़ा दिखने लगा। अब ये बात जब ऋषभ के पिता नोटिस करते हैं तो फिर उनके भी दिमाग में आता है कि बेटे की जल्दी से शादी करा दें। मैं रिटायर हो चुका हूँ, चूँकि अब रिटायर होने के बाद पता नहीं कितनी ज़िंदगी बची है, क्या कुछ है। पिता दबाव बनाते हैं, इधर ऋषभ की माँ भी दबाव बनाती है, कहती है कि घर में इकलौते चिराग हो, न तुम्हारा कोई भाई है न तुम्हारी कोई बहन है, शादी कर लो, बहू का मुँह दिखा दो, पोते पोतियों का मुँह दिखा दो, ताकि हमारा बुढ़ापा जो है सही से कट जाए, खुशी खुशी गुजर जाए। ऋषभ को भी कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ जाती है और जो ऋषभ था शादी के लिए हाँ कर देता है। अब ऋषभ शादी के लिए जब हाँ करता है तो एक तरह से लड़कियों की, रिश्तों की लाइनें लग जाती हैं। क्योंकि घर में इतना पैसा था, आसपास के इलाकों में इतना रसूख था, इतना रुतबा था कि मानो जिस घर पे वो हाथ रख देते, कोई भी अपनी लड़की, कोई भी अपनी बेटी देने से इनकार नहीं करता। ऋषभ आए दिन लड़कियों से मिलता, उनकी फ़ोटोज़ देखता, कभी कुंडली मैच कराई जाती, कभी कोई और बात होती। कोई लड़की पसंद आती तो उसके परिवार वाले नहीं पसंद आते, किसी का नेचर पसंद आता, किसी की शक्ल पसंद आती। सारी चीज़ें फिल्टर करते करते जब काफ़ी समय बीत गया तो अंत में 26 साल की लड़की, जो हैसियत में, रुतबे में तो इनके बराबर बिल्कुल नहीं थी, बेहद गरीब परिवार से थी, लेकिन सुंदरता और गुण ऐसा था कि मान लो छू दो तो दाग लग जाए। ये लड़की, जिसका नाम सपना था, जब इसका रिश्ता ऋषभ के माँ बाप के पास पहुँचता है तो लड़की की फ़ोटो देखते हैं। देखने के बाद जब सपना से मिलते हैं
तो फौरन ही रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और बड़े धूमधाम से साल 2020 में सपना और ऋषभ की शादी हो जाती है। शादी होती है। शादी होने के बाद ऋषभ के परिवार वाले, सपना के परिवार वाले इस शादी से, इस रिश्ते से बेहद खुश थे। ऋषभ के माँ बाप को लग रहा था कि मानो घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। ऋषभ को लग रहा था कि इतनी सुंदर पत्नी कैसे मिल गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सपना देखने में बेहद खूबसूरत, काम करने में भी उतनी ही अच्छी, परिवार का ख्याल रखने में भी उतनी अच्छी। एक तरह से ऋषभ के माँ बाप को लग रहा था कि शायद कोई पिछले जन्म की कमाई रही होगी जो आज इस बहू के रूप में उनको मिली है। धीरे धीरे समय बीतता गया, शादी के भी कुछ महीने बीते। ऋषभ जब अपने इस दाम्पत्य जीवन से धीरे धीरे उभरता है तो अपने काम में, अपने बिजनेस में फिर से लगता है। लगने के साथ साथ अपने काम की तरफ, अपने बिजनेस की तरफ रुख करता है। जहाँ भी उसकी मीटिंग होती, जहाँ भी उसका काम चल रहा था, वहाँ पे जाने लगता है। अब जैसे जैसे ऋषभ जो था सपना के साथ वक्त कम गुजारने लगा, वैसे वैसे सपना के ससुर और उसकी सास यानी ऋषभ के माँ बाप नोटिस करते हैं कि सपना किसी से रातों को फ़ोन पे बात करती है। अब ये बात जब माँ बाप देखते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि उनकी बहू किसी से बात कर रही है। शुरुआत में उनको लगता है कि शायद ऋषभ से बात कर रही हो, लेकिन कई बार बातों से, बात करने के लहजे से ऐसा लगा कि सपना ऋषभ से नहीं किसी और से बात कर रही है। अब ये बात जब सास ससुर देखते हैं तो उन्हें एक तरह से धक्का लगता है। इस बारे में वो ऋषभ को बताते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है वो किसी और से शायद बात करती है, इस बारे में पता करो। अब ऋषभ जब ये बात सुनता है तो उसका जो गुस्सा था वो भी सातवें आसमान पे। ऋषभ सपना से सीधा सीधा पूछता है कि क्या तुम किसी और से बात करती हो। ये बात जब सपना सुनती है तो फूट फूट के रोने लगती है और कहती है कि तुमसे मेरी शादी हुई है, इसके बाद मैं किसी और के बारे में क्यों सोचूंगी। ऋषभ इस बात को मान जाता है, फिर से अपने काम में बिजी हो जाता है। लेकिन जो सपना थी, अपने बचपन के बॉयफ्रेंड जिसका नाम राज कपूर था, यानी राज से, जिसका उसका कॉलेज के टाइम से अफेयर था, शादी के बाद भी उसी से प्यार करती थी और उसी के साथ जीना चाहती थी। सपना ने जो ये शादी की थी वो तो महज ऋषभ की प्रॉपर्टी और उसके बैंक बैलेंस को देखते हुए सपना के माँ बाप ने सपना की मर्जी के खिलाफ शादी करा दी थी। जब जब ऋषभ बाहर रहता तब तब सपना राज से बात करती। धीरे धीरे ये पूरा जो मामला था पूरे परिवार में फैलने लगा। सबको कहीं ना कहीं पता चल चुका था कि जो सपना है किसी और से बात करती है, किसी और से प्यार करती है। बात धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैली। मोहल्ले में भी अब ऋषभ की काफ़ी बदनामी होने लगी। ऋषभ जब जब आता तब तब सपना से इस बात को लेकर लड़ाई हुई। शादी अभी महज 1-1.5 साल बीती ही थी कि इन दोनों पति पत्नी में इस तरह से कलह हुई, इस तरह से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया कि अब दोनों एक दूसरे के साथ एक भी पल नहीं रहना चाह रहे थे। अब सपना की उम्र तो मात्र 28 साल थी, लेकिन जो ऋषभ था उसकी उम्र 40 पार हो चुकी थी। अब ऋषभ से कौन शादी करता, ऋषभ की बाकी ज़िंदगी कैसे कटती, ऋषभ के लिए ये भी एक टेंशन की बात थी। सपना थी कि लड़ती झगड़ती आए दिन कहा सुनी होती, और धीरे धीरे जब कहा सुनी बीती, काफ़ी दिन गुजर गए, रोज़ रोज़ कहा सुनी होने लगी, तो साल 2022 के जनवरी में सपना अपने ससुराल से नाराज़ हो जाती है और नाराज़ होकर झगड़ा करके अपने मायके चली जाती है। मायके जाती है, मायके जाने के साथ साथ कहती है कि मैं वापस लौट के नहीं आऊँगी, तुम्हें मेरे चरित्र पे बहुत शक है, तो तुम कोई अपने जैसी ढूंढ लो, अपनी जैसी बुढ़िया कोई खोज लो, उसी के साथ रहो। अब ये बात कहती है, कहने के साथ साथ अपने मायके जब आ जाती है तो जो ऋषभ थे और ऋषभ के जो परिवार वाले थे, उनकी समाज में इस कदर इज्जत थी कि उन्हें अपनी इज्जत का इस कदर डर लगता है कि जाते हैं सपना को मनाते हैं और कहते हैं कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ, इस तरह तुम घर छोड़ के अपने मायके रहोगे तो हमारी कितनी बदनामी होगी, तुम्हारी भी बदनामी होगी, तुम्हारे माँ बाप की बदनामी होगी, और घर की बात को घर में ख़त्म करते हैं और आके तुम अपने ससुराल रहो। मान मनौवल का कार्यक्रम लगभग 3 महीने तक चलता है और अंत में अप्रैल महीने में साल 2022 को जो सपना है वो अपने ससुराल वापस आ जाती है। ससुराल वापस आती है, आने के साथ साथ
फिर से धीरे धीरे कलेश वही सारी चीज़ें होने लगती है। लेकिन जैसे ही अप्रैल से 1-2 महीने और बीतते हैं, जून जुलाई का महीना आता है, जो ऋषभ के पिता थे उनकी अचानक से मौत हो जाती है। ऋषभ के पिता मर जाते हैं। ऋषभ के पिता के मरने के बाद सारा कार्यक्रम होता है, और जैसे ही सारा कार्यक्रम बीतता है, जो 13वीं का कार्यक्रम था और शुद्ध का कार्यक्रम था, ये सारे कार्यक्रम जब बीतते हैं, उसी के बाद से जो सपना थी वो भी एकदम सुधर जाती है। सपना अब ना ऋषभ से झगड़ा करती, न किसी बात को लेके कलेश करती, अपनी सास का भी ख्याल रखती, अपने पति का भी ख्याल रखती। पिता की मौत के बाद जो ऋषभ था उसे भी शुगर हो गया, बीपी हो गई, और ढेर सारी बीमारियां उसे घेर लेती हैं। बाल भी पक के मानो सफ़ेद हो चुके थे। सपना कभी अपनी सास को दवा देती, कभी ऋषभ को दवा देती, खाना टाइम से देती, सारी चीज़ें टाइम से करती। ऋषभ की माँ को लगता है कि चलो शायद पिताजी के जाने के बाद सपना के दिल में जो पत्थर था वो पिघल चुका है। सपना अब इस परिवार को अपना चुकी है और इसी घर को अपना घर मान रही है। सारे लोग खुशी मन से रहने लगते हैं। सपना का पति ऋषभ, सपना की सास, सारे लोग खुशी मन से रहने लगते हैं। लेकिन जो सपना थी उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सपना के दिमाग में दरअसल ऋषभ की प्रॉपर्टी को एक तरह से हथियाने का एक बहुत ही ज़हीन दिमाग वाला प्लान था। सपना धीरे धीरे वक्त गुजरने का इंतजार करती है और साथ ही एक सही मौके की तलाश करती है। वक्त गुजरता है, नवंबर का महीना आता है। ऋषभ भी अपने काम से लौट के घर आता है। थोड़े टाइम तक सपना के साथ रहता है और इसी बीच कहता है कि 27 तारीख को मेरे ही एक दोस्त के यहाँ शादी है और मैं वहाँ जाऊँगा, तो मेरे सूट को और मेरे कपड़े को रेडी कर देना। सपना पूछती है कि आप कैसे जाएंगे, कार से जाएंगे या फिर बाइक से जाएंगे। ये सारी चीज़ें जब पूछती है तो पूछने के बाद ऋषभ कहता है कि पास में ही शादी है तो स्कूटी से चला जाऊँगा। न्योता वगैरह लिखवा के, जो भी लिफाफा वगैरह देना है वो सारी चीज़ें करके, फॉर्मेलिटी करके टाइम से लौट आऊँगा। अब जब ये बात सपना सुनती है तो सपना के दिमाग में एक बहुत ही खूनी आइडिया आता है। सपना फ़ौरन अपने बॉयफ्रेंड राज कपूर को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के साथ साथ पूरी बात की जानकारी देती है कि कैसे 27 नवंबर साल 2022 को, यानी अब से लगभग 10-15 दिन बाद, जो ऋषभ है वो अकेले किसी शादी में जाने वाला है। अब बातों ही बातों में दोनों ने एक दूसरे को इशारा दे दिया था। इसके बाद राज कपूर अपनी तैयारी करता है, अपने एक दोस्त सीटू को अपने साथ लिवाता है। लिवाने के साथ साथ 27 तारीख का इंतज़ार करता है। इंतज़ार के बाद 27 तारीख का जब दिन आता है तो जो राज कपूर है शाम से ही जो ऋषभ है उसकी रेकी करने लगता है। ऋषभ शाम को अपनी स्कूटी से निकलता है। निकलने के बाद जहां उसे जाना था वहां पे जाता है। उसके पीछे पीछे राज कपूर सीटू को लेके जाता है। ऋषभ अपनी स्कूटी से उतरता है। उतरने के बाद शादी में जब जाता है तो जो राज कपूर था उसकी स्कूटी को पंक्चर कर देता है। पंक्चर करता है। पंक्चर करने के बाद वहीं बाहर इंतजार करने लगता है। ऋषभ थोड़ी देर तक शादी में रहता है। रहने के बाद जब वापस लौट के आने लगता है तो जो राज कपूर था वो भी बारीकी से नज़र रखता है कि ऋषभ कब आ रहा है। ऋषभ जब आता है, आने के बाद स्कूटी के पास जाता है, देखता है कि स्कूटी पंचर है। उसके दिमाग में कुछ समझ नहीं आता कि ऐसे अचानक से पंक्चर कैसे हो गया। चूँकि गांव का मामला था तो जल्दी कहीं दुकान भी नहीं थी, इसीलिए जो ऋषभ था अपनी स्कूटी को पैदल लेके घिसड़ाते हुए चलने लगता है। ऋषभ पैदल लेके स्कूटी को जा रहा था और पीछे पीछे जो राज कपूर और सीटू है वो बाइक से आ रहे थे। दोनों पीछे पीछे आते हैं, सुनसान जगह का इंतजार करते हैं और जैसे ही सुनसान जगह मिलती है फौरन ही चॉपर से, यानी बड़े से चाकू से ऋषभ के ऊपर हमला कर देते हैं। ऋषभ के गर्दन पे, ऋषभ के पीठ पे चाकू का वार होता है। लेकिन इसी बीच किसी की गाड़ी के आने का साउंड सुनाई देता है। अब जैसे ही राज कपूर और सीटू साउंड सुनते हैं फौरन ही वहाँ से भाग जाते हैं। ऋषभ घायल अवस्था में वहाँ पड़ा था। बाकी लोग आते हैं, फौरन ऋषभ को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। अब जैसे ही ये खबर ऋषभ के घर पहुँची तो ऋषभ की माँ का रो रो के बुरा हाल, मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि उसके बेटे के ऊपर किसने हमला कर दिया,
किसी से क्या दुश्मनी रही होगी। बहरहाल मामला पुलिस में जाता है। पुलिस वाले आते हैं, ऋषभ से पूछते हैं कि आपके ऊपर किसने हमला किया। ऋषभ कहता है कि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि किसने हमला किया। ऋषभ की माँ से पूछते हैं कि किसने हमला किया, वो भी कहती है कि ज़्यादा जानकारी नहीं। लेकिन जब सपना से पूछते हैं कि क्या आपको किसी के ऊपर डाउट है, किसी के ऊपर कोई संदेह है, तो फौरन सपना कहती है कि जो मेरे पड़ोसी हैं रामकृष्ण विश्वकर्मा, उन्होंने मेरे ससुर से 3 लाख रुपए उधार लिए थे, और इसी रकम के बारे में जब ऋषभ ने पूछताछ की रामकृष्ण से, तो उन्होंने ही हमला किया होगा। उन्होंने हमला किया नहीं तो करवाया होगा। अब सपना जब ये बात बोलती है तो पुलिस वाले फौरन जाते हैं, रामकृष्ण को उठाते हैं, उठाने के साथ साथ पूछताछ करते हैं। लेकिन अब रामकृष्ण जो था बेचारा बेकसूर था, अपने बेगुनाही के सारे सबूत रखता है। पुलिस को भी कहीं ना कहीं यकीन हो जाता है कि जो रामकृष्ण है वो बेकसूर है। इसके बाद जब ऋषभ से पूछताछ करते हैं कि क्या आपके पिता ने 3 लाख रुपए उधार दिए थे, तो ऋषभ कहता है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। अब पुलिस वालों की शक की सुई कहीं ना कहीं सपना के ऊपर घूमती है कि सपना तो कह रही थी कि ऋषभ गया था पैसे मांगने, इधर ऋषभ कह रहा है कि मुझे कोई जानकारी नहीं। लेकिन अब पुलिस वाले सीधे सीधे तरीके से सपना से पूछताछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि सपना एक करोड़पति आदमी की पत्नी थी, एक पुलिस वाले की बहू थी। तो इस तरह से शक के बिना पे किसी को उठाना या फिर पूछताछ करना अपने आप में सही नहीं है। लिहाजा पुलिस वाले इस सपना के ऊपर कड़ी नज़र रखते हैं। 27 नवंबर को ये हमला हुआ था, 28 तारीख तक सारी पूछताछ हो जाती है। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते हैं, सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन इसी बीच जैसे ही 2 या 3 तारीख आती है, जो ऋषभ था अचानक से उसकी मौत हो जाती है। अब इस मौत की खबर जब आसपास के लोगों तक पहुंची, पुलिस वालों तक भी पहुंची, तो पुलिस वालों की एक तरह से चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि 3 दिन पहले तक तो 4 दिन पहले तक तो ये आदमी बिल्कुल ठीक था, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था, इसके सारे घाव भी भर रहे थे। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये आदमी मर गया। पुलिस वाले फौरन भाग के ऋषभ के घर पे आते हैं, बॉडी को ले जाने के लिए कहते हैं कि बॉडी ले जानी है, बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना है। अब जैसे ही पोस्टमार्टम की बात ऋषभ की माँ सुनती है, फूट फूट के रोने लगती है और कहती है कि मेरे बेटे की शरीर को कहीं नहीं ले जाना है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की लाश को चीड़ा फाड़ा जाए। आमतौर पे कोई भी माँ बाप होगा, कोई भी गार्जियन होगा, नहीं ही चाहेगा कि उसके बेटे की बॉडी के साथ कोई चीड़ फाड़ हो या फिर कोई ऐसा काम हो। लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस थी, उसे अपनी ड्यूटी निभानी थी। परिवार के लाख मना करने के बावजूद पुलिस वाले ऋषभ की लाश को लेके पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं। पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन इसी बीच जो पुलिस वाले थे, चूँकि उनकी जो शक की सुई थी सपना पे थी, तो सारे सपना के कॉल डिटेल को, उसके व्हाट्सएप चैट को, सारी चीज़ों को ज़ीरो इन करते हैं, सारी डिटेल को निकालते हैं, और लास्ट में बड़ी चौंकाने वाले चैट और बड़े चौंकाने वाले कॉल डिटेल निकल के सामने आते हैं। दरअसल इस चैट में सपना 3 लाख रुपए की सुपारी अपने बॉयफ्रेंड राज कपूर को 26 तारीख को दे रही थी अपने पति के ऊपर हमला करने में। अब चलो कम से कम एक गुत्थी तो खुली कि जो सपना थी उसी ने ऋषभ से, यानी ऋषभ को मारने के लिए अपने किसी दोस्त से या फिर अपने किसी आशिक से सुपारी दिलवाई थी, और इसीलिए 27 तारीख को हमला हुआ। लेकिन अगर 27 तारीख को ऐसे हमला हुआ तो 2 तारीख को अचानक से ऋषभ अपने घर में लेटे लेटे कैसे मर गया, जबकि बॉडी पे ना कहीं जहर के कोई निशान है, ना कहीं चोट के कोई निशान है, ना ही गले पे कोई ऐसा निशान है जिससे लगे कि गला घोंट के मारा गया। तो अगर मर्डर भी हुआ तो मर्डर हुआ कैसे, और अगर मर्डर नहीं हुआ तो ये मरा कैसे। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए फॉरेंसिक टीम से लेके बड़े बड़े डॉक्टर जुटते हैं, अच्छे से पोस्टमार्टम होता है, विसरा रिपोर्ट देखी जाती है, सारी चीज़ें होती है, कई तरह की जांच होती है, कई तरह की पड़ताल होती है, सभी अंगों को बारीकी से परखा जाता है, और अंत में जब सारी चीज़ों के कंक्लूजन निकलता है तो पता चलता है कि जो ऋषभ की बॉडी है उसके शरीर में कुछ ऐसा डाला जा रहा था पिछले कई दिनों से, जिससे उसके अंदर के पार्ट्स, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो फेफड़े हो, चाहे वो लीवर हो, सब के सब सड़ चुके थे, सब के सब गल चुके थे,
और सभी ने एक साथ काम करना बंद कर दिया, जिस वजह से अचानक ही लेटे लेटे ऋषभ की मौत हो गई। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले पाते हैं तो फौरन उनकी शक की सुई सपना पे जाती है। पुलिस वाले बिना किसी देर के सपना को उठाते हैं। उठाने के बाद जब सपना से पूछताछ करते हैं तो सपना ने सच में ऐसी कहानी सुनाई जो वास्तव में इतनी खौफनाक थी, इतनी भयानक थी कि शायद ऐसी कहानी न हिंदुस्तान में पहले कभी हुई, न इससे बाद कभी हुई। दरअसल सपना के एक नहीं 2 बॉयफ्रेंड थे। सपना ने पहले सुपारी ऋषभ को मारने के लिए, क्योंकि सपना को ऋषभ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सपना से ऋषभ 12 साल बड़ा था। सपना जवानी के दहलीज पे कदम रख रही थी। उधर ऋषभ था कि बूढ़ा हो चुका था। उसे शुगर था, उसे बीपी थी, ब्लड प्रेशर था, उसके बाल भी पक चुके थे, वजन भी लगभग 80-90 किलो था। तो सपना ऋषभ को मानो देखना नहीं चाहती थी। सपना ऋषभ के पास बस इसलिए थी, जब ऋषभ के पिता की मौत होती है तो सपना चाह रही थी कि उस टाइम में अब ऋषभ भी अगर मर जाए तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। सपना ने सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड, जो उसके कॉलेज का टाइम का बॉयफ्रेंड था, राज कपूर, उससे सुपारी दिलवाई मारने के लिए। लेकिन जब राज कपूर फेल हो जाता है और धीरे धीरे जो ऋषभ था उसकी तबीयत सुधरने लगती है, तो अंत में फिर ये अपने दूसरे बॉयफ्रेंड, जो कि पास में एक मेडिकल स्टोर चलाता था, आशा मेडिकल स्टोर के मालिक सुरेंद्र यादव, उसको बताती है सारी चीज़ और कहती है कि ऋषभ को मारना है और कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे कहीं मेरा नाम भी ना आए, क्योंकि अभी एक आदमी ने जो हमला किया था उसकी वजह से मेरे ऊपर शक आ रहा है। तो कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे ना बॉडी पे कोई निशान मिले, ना ही कोई ऐसी चीज़ मिले। अब सुरेंद्र जब ये बात सुनता है तो जाता है, अपना चेक करता है और कुछ ऐसी दवा ला के देता है जिस दवा से बॉडी के अंदर के पार्ट्स गल जाएं और काम करना बंद कर दें। अब चूँकि एक्सीडेंट हुआ था या फिर उसके ऊपर हमला हुआ था तो ऋषभ की दवा चल ही रही थी। जो सपना थी बड़ी चतुराई के साथ उन सारी दवाओं को बदल देती है और जो सुरेंद्र ने दवा दी थी वही दवा खिलाने लगती है और एक की जगह 2-2 दवाएं देने लगती है, जिसका इस कदर ओवरडोज हुआ कि मात्र 3 से 4 दिन में ही ऋषभ अपने बिस्तर पर लेटे लेटे मर गया। सपना को लगा था कि ऋषभ मर जाएगा, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, करोड़ों की प्रॉपर्टी की मैं मालकिन हो जाऊंगी। शादी मैं किसी से भी नहीं करूंगी, ना मैं राज कपूर के साथ रहूंगी, ना ही मैं सुरेंद्र के साथ रहूंगी। सबसे बात करूंगी, सबसे अपने जिस्म की भूख मिटाऊंगी और अंत में इस प्रॉपर्टी पे, इस दौलत पे राज करूंगी। लेकिन पुलिस वालों ने बड़ी जहन दिमागता के साथ इस मामले को सुलझाया। कॉल डिटेल्स लेके फॉरेंसिक लैब वालों ने बहुत अच्छा काम किया। बहरहाल अब ये मामला महज कुछ दिन पुराना है, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें होनी बाकी हैं। अगर कुछ होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और कहानी ख़त्म करूं उससे पहले 3 लोगों का आदेश था। उन्होंने तो रिक्वेस्ट कहा, लेकिन मैं उसे आदेश ही समझूंगा। पहला आदेश था बाबा साहेब पवार जी का। इन्होंने कहा कि कल की वीडियो में आप मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा, मैं आपकी वीडियो को रोज़ देखता हूँ। तो बाबा साहेब पवार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार कि आप डेली देखते हैं, कमेंट करते हैं, फीडबैक देते हैं। दूसरी हैं दिव्या पाटिल, ये मुंबई की हैं। दिव्या मैम का कहना है कि आपकी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आप प्लीज़ एक बार नाम ले लीजिएगा। तो अगर आप कह रही हैं, आपका आदेश है, तो आपका नाम लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 3 से 4 सेकंड्स लगते हैं नाम लेने में। तीसरे अनीश ठाकुर जी हैं, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। तो अनीश ठाकुर जी, आपको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो को देखते हैं, अपना प्यार देते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने सोचा था कि मैं किसी का नाम वगैरह नहीं लूँगा। मुझे कई लोग जो नाम लेते थे उनसे थोड़ी सी उलझन भी होती थी, लेकिन बतौर स्टोरी टेलर जब देखता हूँ कि कोई इतने प्यार से, इतनी उम्मीद के साथ कमेंट करता है कि आप मेरा नाम लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं फिर आता है कि अगले का दिल कैसे तोड़ूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूं तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे आदेश दे दीजिएगा, मैं आपका नाम जरूर लूँगा। और बाबा साहब जी, दिव्या पटेल जी और अनीश ठाकुर जी, आप सभी को दिल से प्रणाम, दिल से आभार। और बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और अपने इस परिवार में जुड़े रहिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।